कोरोना से भी ज्यादा भयानक था 1918 का स्पेनिश फ्लू। भारत के गांव साफ हो गए थे। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1,80,00,000 लोगों को लील गया था स्पेनिश फ्लू। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है, लेकिन तीसरी लहर से सभी आशंकित हैं। वैज्ञानिक अनुमानों के कारण एक अनजाना भय लोगों में फैला है। ऐसे माहौल में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान भारत में क्या हुआ था और कैसे इस पर विजय मिली थी। संयम, धैर्य और अनुशासन ही इस जीत का मूल मंत्र तब भी था और अब भी है। भारत में स्पेनिश फ्लू के इतिहास पर नजर दौड़ाने के साथ कोरोना के भविष्य को लेकर मेरी ये एक खास रिपोर्ट। पहले विश्व युद्ध की मार झेल रहा 1918 का भारत आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर पड़ गया था। हर तरफ सूखा, भूखमरी फैली हुई थी। इस दरमियान जैसे जैसे विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा, वैसे वैसे भारत से युद्ध में गए सैनिक वतन को लौटने लगे। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 10 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इनमें 53,486 सैनिक शहीद हो गए और 64,350 सैनिक बुरी तरह घायल। और ये सब उस लड़ाई के लिए हुआ जो भारत की थी ही नहीं। ज्यादातर सैनिकों का आगमन बॉम्बे के समुद्री रास्ते से ही हो रहा था। कहा जाता है कि सेना की एक टुकड़ी जब बॉम्बे के बंदरगाह पर रुकी तो करीब 48 घंटे तक वो जहाज वहीं खड़ी थी। इस बीच 10 जून 1918 को पुलिस के 7 जवान जो उस बंदरगाह पर तैनात थे, अचानक नज़ले जुकाम से ग्रस्त हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये भारत में स्पेनिश फ्लू और इन्फ्लुएंजा का पहला मामला था, लेकिन तब तक तो ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। आज 2021 में हम जिस खतरनाक कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 2019 के नवंबर महीने में चीन से हुई। यह जिस स्वरूप में सामने आया, उसकी बनिस्बत 1918 का स्पेनिश फ्लू इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक यही सामने आया है कि ये इंसान के शरीर में 5-6 दिन के अंदर अपने रूप को दिखा देता है। जितना नुकसान पहुंचाना होता है वो कर देता है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो स्पेनिश फ्लू का वायरस फैला, वो मात्र 3 से 4 दिनों में इंसान को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लेता था। एक अनुमान के मुताबिक इस स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया था। इस महामारी ने विश्व भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों की संख्या के बारे में कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये संख्या 5 नहीं 10 करोड़ थी। इसमें भारत में ही 1.25 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। कुछ का कहना है कि ये आंकड़ा 1,80,00,000 के आसपास था। उस समय कुल 10 करोड़ आबादी वाले अमेरिका में 6,75,000 लोग मारे गए थे। इस महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही हुआ था। एक तो इतने सारे लोगों की मृत्यु और ऊपर से अर्थव्यवस्था का सबसे निचले पायदान पर चला जाना। इंसान महामारी से मरे नहीं मरे, भूखमरी से तो मर ही रहा था। जब महामारी आई तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था। मार्च 1918 में अमेरिका में एक अजीब सी बीमारी सैनिकों के शरीर में पनपने लगी। पहले तो करीब 100 लोग इसकी चपेट में आए और ये सिलसिला अमेरिकी सैनिकों के बंकर से उभरना शुरू हुआ था। पहला केस अमेरिकन आर्मी के कैंप फुनस्टॉन, कंसास में अल्बर्ट गिरशैल नामक एक बावर्ची में पाया गया। उसे 104 डिग्री के बुखार में अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये वाकया 11 मार्च 1918 को हुआ। ये बीमारी मतलब वायरस बहुत ही तेजी से 54,000 सैनिकों और उनके परिवार के लोगों में फैल गया था और करीब 1100 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें 38 सैनिकों की मौत हो गई थी। पता चला कि उनके शरीर में निमोनिया पनप रहा था। जांच में पाया गया
कि ये निमोनिया वायरस के चलते ही पनप रहा था और घातक रूप ले रहा था, जिससे लोगों की बुखार, नाक और कान से खून का बहना, सूखी खांसी और साथ ही सांस फूलने से मौत हो रही थी। अगस्त आते आते तो ये स्पेनिश फ्लू पूरे विश्व में फैल चुका था, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की गतिविधि इतनी ज्यादा थी कि उसी रफ्तार से वायरस उनमें प्रवेश कर दूसरे देशों तक पहुंच रहा था। अपने पहले लेख 28 मई 2021 को मैंने स्पेनिश फ्लू का पूरा विवरण लिखा है। उसमें विश्व स्तर पर स्पेनिश फ्लू की तबाही के बारे में जिक्र किया गया है। उस लेख का एक वीडियो वर्जन भी मैंने YouTube पर अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कहते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी स्पेनिश फ्लू से संक्रमित हो गए थे। उनकी पुत्रवधू और पोते की भी मौत इसी स्पेनिश फ्लू के कारण हुई। महात्मा गांधी को डर था कि भारत इस महामारी से कैसे उबरेगा। इस महामारी ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति इतना क्रोध भर दिया था कि 1947 का सफर उनकी आंखों में अब साफ दिखाई पड़ने लगा था। जरा सोचिए, अगर गांधी जी इस बीमारी से ठीक नहीं होते तो भारत की आजादी की लड़ाई किस दिशा में जाती। कहा तो ये भी जाता है कि मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद भी स्पेनिश फ्लू से संक्रमित हो गए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिक अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो उनमें जो बीमार थे उन्हें तो पहले ही क्वारंटीन कर दिया जा रहा था, लेकिन जो बिना लक्षण वाली बीमारी से ग्रसित सैनिक थे, मतलब एसिम्प्टोमेटिक थे, वे ट्रेन के माध्यम से अपने साथ वायरस को अपने गांव की ओर लेकर निकल पड़े। भारत में स्पेनिश फ्लू की पहली लहर की शुरुआत जून 1918 में हुई। ये बीमारी बॉम्बे फीवर और बॉम्बे इन्फ्लुएंजा के नाम से भारत में प्रचलित हो रही थी, क्योंकि भारत में संक्रमण का सिलसिला बॉम्बे के बंदरगाह से ही शुरू हुआ था। बॉम्बे फ्लू या यूं कहें स्पेनिश फ्लू भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, पंजाब से लेकर कश्मीर तक महामारी अब आतंक मचाने को तैयार बैठी थी। भारत में ये वायरस 20 से 40 साल की उम्र वालों को ज्यादा संख्या में अपना शिकार बना रहा था। ये आयु वर्ग ज्यादातर साइटोकाइन स्टॉर्म का शिकार हो रहा था। जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और बीमारी से लड़ने के साथ साथ हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। इसी को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। उस दौरान ऐसा पाया गया कि महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 44 साल के बीच थी, उनमें मृत्यु दर अधिक थी। माना जाता है कि उस दौरान 1919 में बच्चों की जन्म दर भारत में 30% तक घट गई थी। वायरस ने अपना रूप बदला और सितंबर में दूसरी लहर की शुरुआत हो गई। महज 4 महीने में ही वायरस ने करोड़ों को मौत की नींद सुला दी। बहुत से चिकित्सा इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त जो 3 अटलांटिक बंदरगाह थे, जो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर थे, जैसे फ्री टाउन दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख शहर, फ्रांस का ब्रेस्ट और अमेरिका का बॉस्टन शहर, यही स्पेनिश फ्लू के विस्फोट का कारण बने। यही 3 बंदरगाह सैन्य जहाजों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र थे और यहीं से जो सैन्य जहाज बॉम्बे के बंदरगाह पर पहुंचे, बस वहीं से भारत में संक्रमण का दौर शुरू हो गया। भारत में स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर की शुरुआत सितंबर में हुई। उस दौरान डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की भारी किल्लत थी, क्योंकि अधिकतर मेडिकल स्टाफ विश्व युद्ध की ड्यूटी पर गए हुए थे। जो बचे हुए थे उनको इस बीमारी के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये बीमारी साधारण नहीं थी। ये बीमारी एक वायरस से संक्रमित होने के बाद लोगों में फैल रही थी, जो मरीज को जीने के लिए बहुत कम समय दे रही थी। अगर उस दौरान मरीज खुद ठीक हो जाए तो अच्छा था, वरना डॉक्टर तो लक्षण के हिसाब से ही बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। उस दौरान जब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, अमेरिका के सर्जन जनरल, नेवी और अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन की पत्रिका ने एस्पिरिन के इस्तेमाल की सिफारिश कर दी। उसके बाद चिकित्सकों ने आम जनता को रोज 30 ग्राम तक का डोज लेने के लिए सार्वजनिक कर दिया,
जबकि आज का आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि 4 ग्राम से ज्यादा मात्रा में डोज लेना प्राण घातक है। इस दवा के इस्तेमाल के बाद पाया गया कि अक्टूबर 1918 में लोगों की मरने की संख्या ज्यादा बढ़ गई और ये मौतें इस दवा के जहर से हुई, मतलब हाई डोज से हुई। कहा जाता है कि दिल्ली के एक अस्पताल में एक दिन में स्पेनिश फ्लू के 13,190 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें 7,044 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं बंबई में मात्र एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस वक्त भारत के बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से अस्पताल में मरीज भर्ती तो हो जाते थे और उन्हें डॉक्टरों की सुविधा भी प्राप्त हो जाती थी, लेकिन गांव में ये सुविधा लोगों के पास ना के बराबर थी। और जो गंगा का दृश्य कुछ जिलों में इस वक्त दिखाई दिया, उस समय इससे ज्यादा था, यानी चारों तरफ लाशें ही लाशें। कहते हैं लाशों के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थीं। गांव का गांव साफ हो रहा था। भारत में कुल 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। मृत्यु दर का बढ़ना सिर्फ संक्रमण के फैलने से नहीं हुआ था। भारत उस वक्त सूखे की मार झेल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने अनाज का विश्व युद्ध के दौरान निर्यात कर दिया था और आयात के सभी माध्यम बंद थे। भारत भुखमरी की ओर बढ़ चुका था। कहते हैं कि अगर इंसान को खाना ही नहीं मिलेगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और जहां स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी ही फैल गई हो तो वायरस तो इंसानी फेफड़ों को आसानी से खोखला कर ही देगा। स्पेनिश फ्लू H1N1 वायरस इतना खतरनाक था कि अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता तो मात्र 3 दिन में उसका खेल खत्म। सर्दी खांसी से शुरू होती बीमारी बुखार की शक्ल में बदल जाती और फिर नाक और कान से खून निकलने लगता। फिर वायरस जब फेफड़ों की ओर रुख करता तो लोग सांस फूलने से, हृदयाघात से दम तोड़ देते। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी वे बच गए, अन्यथा मारे गए। बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली ही कहानी थी। गांव में औरतों के मरने का कारण ये माना जा रहा था कि अगर कोई भी घर में बीमार पड़ता तो उसकी देख रेख औरतें ही ज्यादा करती थीं। और फिर गांव में जब आज के जमाने में सोशल डिस्टेंसिंग को समझना मुश्किल है तो वो तो 1918 का भारत था। कहते हैं कि लोग तो अच्छे खासे ट्रेन पर सवार हुआ करते थे, लेकिन जब तक वे अपने गंतव्य तक पहुंचते वे या तो मर चुके होते थे या मरने की कगार पर होते। भारत की महामारी के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में मृत्यु कभी नहीं हुई। ये 1896 के प्लेग से भी 18 गुना ज्यादा थी। प्लेग ने तो 20 सालों में 10 लाख लोगों की जान ली थी, जबकि ये वायरस स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बॉम्बे इन्फ्लुएंजा या यूं कहें कि बॉम्बे फीवर मात्र 2 साल में 1,80,00,000 भारतीयों को लील गया था। जिस वैश्विक महामारी स्पेनिश फ्लू की शुरुआत 1918 में हुई और अंत 1920 में हुआ, उसी प्रकार का वायरस कोरोना या कोविड-19 या SARS-CoV-2 जिसका जन्म नवंबर 2019 में चीन में हुआ, क्या दिसंबर में उसका अंत होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी महामारी की उम्र 2 साल की थी तो कोरोना वायरस का इलाज ठीक से किया जाए, मतलब तीसरी लहर तक अगर लॉकडाउन जैसे ब्रह्मास्त्र को संभाल कर इस्तेमाल किया जाए तो वायरस फैलेगा नहीं। अगर फैलेगा नहीं तो वो अपना रूप नहीं बदल पाएगा। जब वो अपना रूप नहीं बदल पाएगा तो उसका प्रभाव भी कम होने लगेगा और फिर हमारी मतलब इंसानों की जीत तय है। एक बार फिर इंसान बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले सकेगा, अपनी माँ के पैर छू सकेगा, अपने पिता के पांवों को दबा सकेगा, माता अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा पाएगी और बहन अपने भाई की कलाई पर फिर से राखी बांध पाएगी। बस थोड़ा और धैर्य बनाकर रखिए, वैक्सीन लगाकर तो देखिए, आपकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।